अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने सल्लल्लाहु स्टडीज़ में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफ़ियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजारे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है कि आज हम गज़ल का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। साथ में आपने थंबनेल पे ये चीज़ भी देखी होगी, ये जो टॉपिक है ये सेकंड ग्रेड में भी है, थर्ड ग्रेड में भी है। हालांकि ये फर्स्ट ग्रेड में भी है, लेकिन इसमें और ज़्यादा डीपली है। पर फर्स्ट ग्रेड वाला भी अगर देखेगा तो उसको कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों के ही बहुत ही ज़्यादा कारआमद टॉपिक है और इससे सवाल एक न एक सवाल इससे हमेशा बनता ही रहा है। बात करते हैं दोस्तों दूसरी। आज की क्लास को शुरू करने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कुछ बातें हैं जो आपको बताना ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने पीडीएफ कोर्स परचेज़ किया है और पीडीएफ उन्होंने देखी है। तो आप मुझे बताइएगा आपको पीडीएफ पैकेज कैसा लगा, पीडीएफ आपको कैसी लगी, क्या उसमें अच्छाइयाँ लगी, को क्या उसमें आपको कमियां नज़र आई है, क्या आप और बताना चाहते हैं, तो वो चीज़ भी आप मुझे बता सकते हैं। अब आज की क्लास चूँकि थर्ड ग्रेड कोर्स की पहली क्लास है, इससे पहले थर्ड ग्रेड के लिए कोई भी क्लास स्टार्ट नहीं की गई थी और बाज़ाब्ता तौर पर आज आपकी क्लास शुरुआत होने वाली है। लेकिन सेकंड ग्रेड की क्लास कंटिन्यू चल रही है और उम्मीद करता हूँ आगे भी चलती रहेंगी। आज की क्लास में क्लास की चीज़ों को जानने से पहले बात करते हैं पीडीएफ को लेकर, जो बहुत ज़्यादा एक बड़ा मसला था मेरे लिए। पहले पीडीएफ को लेकर मैंने कुछ सवाल आपके इकट्ठे किए, मैं बार भूल जाता हूँ कि बात तो क्या कहूँ। पहला, अगर आपने कोर्स परचेज़ किया है अच्छी बात है, नहीं किया है तो भी अच्छी बात है। आप आराम से वीडियोस देखें क्योंकि वीडियोस फ्री हैं, आराम से नोट्स बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ मैं कह सकता हूँ उन लोगों के लिए जिनको या तो हो सकता है लिखने में आलस आता हो, लिखने में जोर आता हो, या हो सकता है जिनको अपनी तैयारी ज़्यादा बेहतर तरीके से करनी हो और उसको किसी तरह कारआमद लाना चाहते हैं, तो ये पैकेज उनके लिए है, ठीक है। दूसरी बात, जिन लोगों ने पीडीएफ ली है उनको वो पीडीएफ कैसी लगी है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे मुझे ज़रूर बताएं कि सर इसमें ये चीज़ बेहतर थी और ये चीज़ हमें इसमें कमियां नज़र आई है, ठीक है, ताकि आपकी कमियों को और ज़्यादा सुधारा जाए। मेरा मकसद शुरू से यही रहा है कि आप लोगों की तैयारी अच्छी नहीं बल्कि बेहतर हो, बेहतर नहीं बल्कि शानदार हो, ताकि आप एग्ज़ाम को आराम से क्रैक कर सकें। अब मसला है दोस्तों, कल मैंने जैसे आपको बोला था 1 तारीख से आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, लेकिन मैंने आपको 31 तारीख को ही काफ़ी सारे लोगों को ऐड कर दिया था ताकि कोई परेशानी हो तो आपको 1 तारीख से बाज़ाब्ता तौर पर आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकें। तो ऐसे स्टूडेंट जो ग्रुप में ऐड हो चुके हैं लेकिन उनकी फाइल्स ओपन नहीं हो रही है, फाइल नहीं खुली है, अगर ऐसी कोई समस्या है तो बराए मेहरबानी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके ज़रूर बताएं। दूसरी बात, जिनकी फ़ाइल खुल गई है वो आराम से पढ़ें, उसको देखें, जो भी से फ़ायदा उठाना चाहते हैं उठाएं। उस फाइल का कोई प्रिंट नहीं आएगा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, उस फाइल का कोई प्रिंट नहीं आएगा। आप प्रिंट के चक्कर में ना पड़ें। अगर ऐसी सी फाइल में आपको रोज़ 10-20 फाइलें भेज दूंगा तो आप इसका प्रिंट नहीं निकलवा पाएंगे। तो आप वेट करें, अभी आप सिर्फ तैयारी करते रहें। इंशाल्लाह ये महीने के बाद अक्टूबर में मैं कोशिश करूँगा कि सारी फाइलों को मर्ज करके एक A4 साइज़ के पेपर में सेट करके मैं आपको वापस देने की कोशिश करूँगा। मैं गारंटी नहीं देता इसकी, पर मैं कोशिश करूँगा ताकि आप इजीली उसका प्रिंट निकलवा सकें, ठीक है। तो आप उसके प्रिंट के चक्कर में ना पड़ें, आप आराम से उस चीज़ को पढ़ें और उससे फ़ायदा उठाएं। तीसरी बात थी, जो ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने कॉम्बो पैक लिया था, यानी उन्होंने सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड दोनों का पैकेज एक साथ लिया था। ऐसा हो सकता है मैंने किसी को थर्ड ग्रेड में ऐड कर दिया हो या किसी को सेकंड ग्रेड में ऐड कर दिया हो। तो ऐसा स्टूडेंट कोई हो जिसने एक पैकेज में तो ऐड कर दिया और दूसरे ग्रुप में मैं उसको ऐड नहीं कर पाया, तो आप मुझे उसके लिए मैसेज करें कि सर क्या हुआ, मैं एक ग्रुप में रह गया, भूल चूक हो सकती है, ठीक है। तो उसको भी दूसरे ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ऐसा कोई हो तो मुझे व्हाट्सअप करके ज़रूर बताएं। एक था, बहुत सारे महापुरुष ऐसे हैं, क्योंकि आपको पता है मैंने पीडीएफ के लिए एक वीडियो बनाया था कि पीडीएफ के लिए ये चार्जेस होगा, इस तरह आपको मैसेज करना है, नाम, पता, उम्र, जो भी चीज़ें थी, मोबाइल नंबर वगैरह सब आपको लिख के भेजने हैं। तो बहुत सारे मैसेज ऐसे थे कि सुबह से शाम मैसेज करते ही गए मुझे, सर नाम ये है, फादर नेम ये है, सिटी, मोबाइल नंबर, नाम ये है, स्क्रीनशॉट किसी ने भेजा नहीं और बहुत सारे मैसेज मेरे पास आ गए, भीड़ लग गई, ठीक है। तो मैसेज पढ़ लेता हूँ, पढ़ के मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि ऐड तब तक नहीं होगा जब तक वो स्क्रीनशॉट साथ में नहीं आएगा। अगर अभी तक भी आपने स्क्रीनशॉट नहीं भेजा है तो बराए मेहरबानी आप फ़ोन पे का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा ताकि आपको ग्रुप में आगे ऐड कर सकें। एक था क्वेश्चन आंसर का मामला,
और एक था गज़ल की तशरीह का मामला कि सर इसमें गज़ल की तशरीह नहीं है। तो ये बात मैं आपको पहले ही ग्रुप में, अगर आपने अभी तक भी वो वीडियो नहीं देखा है PDF वाला, तो जाकर पहले देख लें कि मैंने उसमें क्या क्या निर्देश दिए हैं, क्या चीज़ आपको मिलने वाली है, क्या चीज़ इसमें नहीं मिलेगी। तो उसमें मैंने आपको बताया है गज़ल की तशरीह नहीं मिलेगी। अगर आपको गज़ल की तशरीह चाहिए तो आपको वीडियोज़ जाकर देखने होंगे, वीडियो सभी के लिए फ्री है। गज़ल की तशरीह ऐसी चीज़ होती है जिसको टाइप फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता, यानी बहुत चीज़ों को तफसील से बहुत ज़्यादा बयान नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर आपको गज़ल की तशरीह देखनी है तो आप क्या करें, वापस वीडियो जाकर देखें। वीडियो में आपको गज़ल की तशरीह कंप्लीट मिल जाएगी, आपको हर चीज़ बहुत डिटेल में समझाएगी, आप वो चीज़ देखें। फिर आप अपने अंदाजे से, अपने तरीके से, जैसे भी आप याद रख सकते हैं, आप अपने हिसाब से लिख लें, नोट डाउन कर लें। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो ठीक है, इस बात पर गौर किया जाएगा और अक्टूबर में जाकर उनके लिए एक नई फाइल बनाई जाएगी, गज़ल की तशरीह लेकर अलग से बनाई जाएगी, अगर आपको तकलीफ ज़्यादा आती है तो। उसके बाद एक मसला आता है दोस्तों क्वेश्चन आंसर का। इसका भी सवाल आया था कि सर क्वेश्चन आंसर इसमें है क्या। क्वेश्चन आंसर भी आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको ये पूरा महीना ऐसे ही निकालना होगा। अभी चूँकि क्लासेस स्टार्ट हुई है, तो एक महीने तक जब तक आपकी क्लास थोड़ी रन वे में आ जाए, तो रनिंग वे में आने के बाद जब मुझे टाइम मिलने लगेगा थोड़ा, तो फिर मैं अक्टूबर के बाद आपके लिए सवाल जवाब बनाना स्टार्ट करूँगा। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये 9th 10th क्लास का स्टैंडर्ड नहीं है कि इसमें जा बजा हर जगह से सवाल उठाए और चेप दिए। आपका भविष्य भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। आपको ना सिर्फ एग्ज़ाम क्रैक करना है, बल्कि आपको जॉब भी हासिल करनी है। तो आपके लिए सवाल बहुत ही ज़्यादा गहनता से छांट कर बनाए जाएंगे। या इस चीज़ के लिए टाइम लगेगा, तो प्लीज़ आप मुझे थोड़ा टाइम दें, ताकि अक्टूबर में जाकर मैं आपको सवाल जवाब अलग से बनाकर दे सकूँ। लेकिन सवाल जवाब कैसे बनते हैं, क्या करते हैं, उसके लिए मैं इंशाल्लाह कुछ दिनों में एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ताकि आप अंदाज़ा लगा सकें कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है और सवाल कैसे बनते हैं। ठीक है, और भी कोई सवाल ऐसा हो जो आपके दिमाग में रह गया हो और जो आपको पूछना रह गया हो, समझ में नहीं आता हो, तो आप कमेंट करके बताएं। कमेंट नहीं कर सकता, मुझे व्हाट्सअप करके बताएं, ताकि उन चीज़ों को आगे अमल में लाया जा सके। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है जो आपके समझ में नहीं है। कुछ स्टूडेंट अभी भी ऐसे ही हैं जो कह रहे हैं सर हमारे फाइल ओपन नहीं हो रही है, ग्रुप में तो ऐड हो गए हैं, फाइल ओपन नहीं हो रही है। तो मैं अपनी तरफ से सारी टेलीग्राम की सारी प्राइवेसी सेटिंग्स चेक कर चुका हूँ। अगर ग्रुप में सभी लोगों को दिख रही है, एक इंसान को नहीं दिख रही है, इसका मतलब आपके टेलीग्राम में कोई प्रॉब्लम है। आप अपने टेलीग्राम को इंस्टॉल करें, री इंस्टॉल करें, अपडेट करें, या किसी से दिखाएं, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा बनिस्बत मेरे। मैं कितना चेक कर लूँगा, अगर मैं चेक कर लूँगा, मैं सभी के लिए चेक कर पा रहा हूँ कि पूरे ग्रुप में सबको नज़र आ रही है पर एक को नज़र नहीं आ रही है, तो उसके लिए क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आप अपना टेलीग्राम प्लीज़ चेक करें। फिर भी नहीं होता है तो कोशिश करता हूँ फिर अपनी तरफ से मैं बार बार चेक करने की। ठीक है, एक अजीब सी बात और कि अक्सर स्टूडेंट क्या है, मैं ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, पर हाँ यही कह सकता हूँ, फोकट लफ्ज़ हमारे यहाँ बोलते हैं, फोकट। जिनको आता जाता बहुत कुछ है, या हो सकता है मुझसे बहुत ज़्यादा होशियार हैं, ज़हीन है, अल्लाह उनको ज़ानत अता फरमाए, तो वो लोग क्या करते हैं, रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे क्या करते हैं, मैसेज करते हैं, सर इसका मतलब क्या होगा। तो आप ये सोचें कि मैं क्या 24 घंटे आपके लिए बैठा रहता हूँ, क्या मेरे पास दूसरा कोई काम नहीं है, क्या मैं रात को सोता भी नहीं हूँ, क्या मेरी नींद ज़रूरी नहीं है। तो बराए मेहरबानी इतनी देर रात को मैसेज ना करें। वो अलग बात है, कभी मैं जाग रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो अलग बात है, लेकिन इस तरह प्लीज़ मैसेज कर दें, लेकिन कॉल वगैरह ना करें। चलिए अब करते हैं बातें ख़त्म और शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, गज़ल। क्या है आज का टॉपिक है दोस्तों, गज़ल। क्या है गज़ल। गज़ल के अंदर बात यह है कि ये टॉपिक 3rd ग्रेड में भी है और 2nd ग्रेड में भी है। 2nd ग्रेड में बहुत ज़्यादा डीपली है, यानी गज़ल की तारीफ़ के साथ आपको गज़ल की तारीख़ भी याद करनी है, यानी उसका आगाज़ और इर्तिका भी याद करना है। लेकिन 3rd ग्रेड का स्टैंडर्ड इतना हाई नहीं होता, तो आप गज़ल की सिर्फ तारीफ़ ही याद कर लें तो बहुत है। अगर बात 3rd ग्रेड की और 2nd ग्रेड की जाए, तो आप दोनों के ही सेम टॉपिक है कि नसरी असनाफ की तारीफ़, और एक टॉपिक है शेरी असनाफ की तारीफ़। ठीक है, 2 अलग अलग टॉपिक आपको दिए गए हैं। शेरी असनाफ की तारीफ़ में आपको गज़ल मिलेगी, गज़ल, मरसिया, मसनवी, कसीदा, क़तात, ये वगैरह सब शामिल होंगे। और नसरी असनाफ के अंदर आपको नावल होंगे, अफसाने होंगे, ड्रामे होंगे, दास्तान होंगी, इस तरह की आपकी चीज़ें शामिल हैं। बारी बारी हम सभी को पढ़ेंगे, लेकिन हम आज स्टार्ट क्या करते हैं, गज़ल पढ़ते हैं। 3rd ग्रेड के लिए आज का टॉपिक बहुत है। अगर 3rd ग्रेड में अगर आप 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हैं, तो आपके लिए आज का टॉपिक ही बहुत है। आप आज की क्लास देख लेंगे तो मैं समझता हूँ आपका आगे का काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 3rd ग्रेड वालों को उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 2nd ग्रेड में हैं, तो आपको इसके बाद कल वाली क्लास भी आपको देखनी होगी, क्योंकि उसमें गज़ल के बारे में आगे और बताया जाएगा। आज वाले टॉपिक को इतना ज़्यादा तफसील के साथ बयान किया गया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना ज़्यादा
इतना डीपली और इतना ज़्यादा गहनता से ना तो आपको किसी बुक में मिलेगा, ना ही आपको किसी वीडियोज़ में मिलेगा। चलिए, बातें मेरी थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई हैं, फिर मैं कोशिश करता हूँ कि कोई सवाल रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे उस बारे में ज़िक्र ज़रूर करें, ताकि आपकी परेशानियों का समाधान हो सके। ठीक है, और कुछ बातें नहीं तो नेक्स्ट क्लास में आपसे कर ली जाएगी। चलिए, सारी बातें ख़त्म, अब शुरू करते हैं आज की टॉपिक को। आज का टॉपिक है गज़ल। अब गज़ल क्या चीज़ है, एक एक करके सारी बातों को हम जानेंगे। गज़ल उर्दू शायरी की सबसे मकबूल तरीन सन्फ़ है। एक तो होता है मकबूल, एक होता है मकबूल तरीन, यानी बहुत ही ज़्यादा फेमस गज़ल एक सिन्फ़ है। शेरी असनाफ़ के अंदर सबसे ज़्यादा जो मकबूल सिन्फ़ है वो क्या है, गज़ल है। ये वो सिन्फ़ सुखन है जिसमें अक्सर शुअरा ने तबा आजमाई की है, यानी सभी शायरों ने, चाहे मरसिया निगार हो, चाहे कतात निगार हो, चाहे नज़्म निगार हो, कुछ भी हो, लेकिन उसने गज़ल ज़रूर लिखी है। गज़ल में सभी लोगों ने, सभी शुअरा ने हाथ आजमाया है। गज़ल कम लफ्ज़ों में मुकम्मल बात कहने का हुनर है। ये गज़ल की खासियत है कि कई बार 2 लाइनों में ही बहुत सारी बात इसमें कह दी जाती है, बहुत बड़ा थॉट इसमें कह दिया जाता है। बकौल रशीद अहमद सिद्दीकी, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, आबरू यानी इज़्ज़त है। गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है सुखन बयार गुफ्तन या सुखन ब ज़नान। 2 अलग अलग वर्ड है, इसके मतलब दोनों के अलग अलग हैं। गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब क्या है, इसका प्रॉपर लफ्ज़ी माना क्या है। लफ्ज़ी माना है सुखन बयार गुफ्तन या सुखन ब गुफ्तन, सुखन ब ज़नान, जिसका मानी है दोस्त से बातें करना या औरतों से बातें करना या औरतों के बारे में इश्किया किस्म की बातें करना। ठीक है, गज़ल का जो लफ्ज़ी माना क्या है, सुखन बयार गुफ्तन। गुफ्तन कहते हैं बात करने को, यार कहते हैं दोस्त को, तो दोस्त से बातें करना। या सुखन ब ज़नान, ज़नान जमा है जन की, ज़नान जमा है जन की, जन यानी औरत, औरतों की बातें करना है, औरतों के बारे में बात करना, ये गज़ल का लफ्ज़ी माना है। लेकिन आगे किस काम में लिया गया वो आप देख ही रहे हैं। गज़ल लफ्ज़ अरबी ज़बान के गज़ाल लफ्ज़ से निकला है। अगर आपसे पूछा जाए लफ्ज़ी माना क्या है, तो लफ्ज़ी माना तो सुखन बयार गुफ्तन है, यानी औरतों से बातें करना, दोस्त से बातें करना, ये है। लेकिन ये लफ्ज़ निकला किससे है, निकला अरबी के लफ्ज़ से ही निकला है। अरबी के लफ्ज़ गज़ाल लफ्ज़ से निकला है। किससे निकला है, गज़ाल, जिसका मानी है हिरन का बच्चा होता है। हिरन को भी गज़ाल ही कहा जाता है। ठीक है, बहुत ऑथेंटिक चीज़ें आपके लिए इकट्ठी की गई हैं। गज़ाल लफ्ज़ होता है, गज़ाल किसे कहा जाता है, हिरन का जो छोटा मासूम बच्चा होता है उसे क्या कहा जाता है, हिरन के बच्चे को गज़ाल कहा जाता है अरबी में। कई बार हिरन को भी, मासूम हिरन दिखता है तो उसे भी गज़ाल ही कहा जाता है, उससे गज़ाल से गज़ल निकला है। गज़ल का हर शेर अपने आप में मुकम्मल इकाई होता है। इसको हमने रेड किया, इसका मतलब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट है। गज़ल का हर शेर अपने आप में क्या होता है, मुकम्मल इकाई होता है। यानी गज़ल का एक शेर, गज़ल की 2 लाइन मिलकर, 2 सत्र मिलकर, 2 सेंटेंस मिलकर एक शेर बनाते हैं, और एक शेर अपने आप में मुकम्मल बात कह देता है। उसमें पूरी 2 लाइनों में पूरी एक कहानी, पूरा एक थॉट, पूरी एक बात उसमें छुपी होती है। आगे इन चीज़ों के बारे में और डीपली हम तफसीरा करेंगे। इश्क व मोहब्बत गज़ल के ख़मीर में दाखिल है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गज़ल के मौज़ूआत में वुसअत पैदा होती गई, और ये सिर्फ़ इश्क व मोहब्बत तक महदूद ना रही। इसमें सियासी, समाजी, मजहबी और फ़लसफ़ियाना ख़यालात को भी पेश करने की गुंजाइश है। पहले गज़ल अरबी लोग किस लिए काम में लेते थे, महबूब की, औरतों की तारीफ़ करने, उनकी बड़ाई करने, उनसे इश्क मोहब्बत का इजहार करने, इश्क मोहब्बत की बातें करने। गज़ल का फ़न इसलिए वहाँ पर राइज था। लेकिन धीरे धीरे जब ये अरबी से फ़ारसी में आई, फ़ारसी से उर्दू में आई, तो ये तरक्की करती गई। इसमें समाजी, सियासी, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सारी चीज़ों को इसमें शामिल किया जाने लगा। उर्दू दौर में गज़ल में सिर्फ़ औरतों के हुस्न व जमाल और उनसे, इब्तदाई दौर में गज़ल में सिर्फ़ औरतों से हुस्न व जमाल और उनसे इश्क मोहब्बत की बातें की जाती थीं। गज़ल अपने महबूब के हुस्न व जमाल की तारीफ़ करना, इश्क का इजहार करना, ज़ेबाइश और आराइश, ज़ेबाइश कहते हैं सजना संवरना, फ़िराक़ और विसाल, फ़िराक़ कहते हैं बिछड़ना, विसाल कहते हैं मिलना, मिलन और जुदाई दोनों चीज़ें। फ़िराक़ और विसाल की बातें करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था इब्तदाई शुरुआती दौर में। इस सिन्फ़ सुखन को इसीलिए, इसके लिए ही समझा जाता था। लेकिन गज़ल अपने इस महदूद दायरे में कभी नहीं रही। हालात के एतबार से इसमें वुसअत पैदा होती गई, और मौजूदा दौर में गज़ल में मज़हब, सियासत, तालीम, अलगरज़ हर तरह के मौजू को पेश किए जाते हैं, और हर तरह के मज़मून को पेश करने की गुंजाइश है। गज़ल ऐसी सिन्फ़ है जिसमें कोई भी टॉपिक, कोई भी बात हम पेश कर सकते हैं। बहुत आसान और सादा तरीका है।
अब आपको पता है एक लफ्ज़ है, एक सिन्फ है कसीदा। क्या है? कसीदा। आप बताओ, कसीदा में हर बात बयान की जा सकती है? नहीं की जा सकती। कसीदा किस लिए लिखा जाता है? किसी की मदह या किसी के हिजों के लिए, यानी किसी बादशाह के लिए, किसी आला शख्सियत के लिए उसकी तारीफ़ की जा सकती है, उसकी बुराई की जा सकती है। अब बताओ, मरसिया में हर बात कही जा सकती है? नहीं कही जा सकती। क्यों? क्योंकि मरसिया किस लिए लिखा जाता है? किसी के मातम के लिए, किसी के रोने पिलाटना, उसकी आहो बका के लिए एक नोहा लिखा जाता है, जो ज़्यादातर करबलाई किस्सों के लिए लिखा जाता है या आम अजीम शख्सियत के लिए लिखा जाता है। गज़ल इकलौती ऐसी सिन्फ है जिसमें सभी चीज़ों को शामिल किया जा सकता है, हर थॉट इसमें शामिल हो सकता है। धीरे धीरे वसत पाती गई, बढ़ती गई और हर टॉपिक इसमें शामिल करने की क्या है? गुंजाइश है। गज़ल अरबी ज़बान से फ़ारसी और फ़ारसी से उर्दू में आई। आपसे डायरेक्टली पूछे गज़ल कहाँ से आई है, गज़ल कौन सी ज़बान से उर्दू में आई है, तो आपको बताना फ़ारसी से आई है। किससे आई है? फ़ारसी से ही। लेकिन अगर ये पूछा जाए गज़ल की जड़ क्या है, गज़ल की जड़ क्या है, तो आपको बताना अरबी ज़बान है। पहले गज़ल अरबी ज़बान में थी, अरबी से फ़ारसी में आई और फ़ारसी से उर्दू में आई। अरबी से डायरेक्ट उर्दू में नहीं आई है। ठीक है। अरबी की सबसे कदीम सिन्फ कसीदा है। क्या है? कसीदा है, जो मैं आपको अभी बता रहा था। गज़ल की इब्तिदा कसीदे के जुज़ू तशबीब से होती है। आप जो कसीदे का जज़ाए तरकीब पढ़ेंगे उसका टॉपिक भी आएगा। तशबीब है, मदा है, ठीक है, ये सब बातें आपको, गुरेज़ है। तो जो सबसे पहला जो उसका टॉपिक होता है ना, वो होता है तशबीब। क्या होता है? तशबीब। तशबीब में किसी तारीफ़ या प्रस्तावना लिखी जाती है, वो चीज़ें होती है उसमें। तशबीब का असल मकसद ममदूह को अपनी तरफ मुतवज्जो करना होता है। ममदूह जिसकी मदह की गई जाती है, जिसकी तारीफ़ की जाती है, उसको अपनी तरफ मुतवज्जो करना, अपनी तरफ आकर्षित करना, ध्यान दिलाना, किसका मकसद होता है? तशबीब का। इसलिए शायर जुज़्व तशबीब में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत को पेश करता है। तशबीब के मौज़ूआत क्या होते हैं ये देखिए। तशबीब लिखते वक्त शायर क्या क्या मौज़ूआत इस्तेमाल करता था उसमें? मौसम बहार, महबूब का सरापा, खूबसूरती चेहरा, सुबह का हसीन मंज़र, दुनियाई बेसिबाती, हुस्न जमाल, आराइश और ज़ेबाइश, यहाँ तक कि ऊँटनी तक की तारीफ़ भी कर सकता है। किसमें? तशबीब के अंदर किया करते थे अरब के लोग, जिनकी सबसे पुरानी सिन्फ कौन सी है? कसीदा। क्या है? कसीदा। गज़ल बाद में आई है, गज़ल कसीदे से ही निकली है, गज़ल कसीदे से निकली है और अलग एक सिन्फ इख्तियार हो गई है। लेकिन उससे पहले क्या चलती थी? कसीदा चला करती थी। 9वीं सदी ईस्वी में फ़ारसी शुअरा ने कसीदे से तशबीब को अलग कर दिया और उसका नाम गज़ल रखा। कौन सी सदी में? 9वीं सदी में। किसने अलग किया? फ़ारसी शुअरा ने। गज़ल निकली कहाँ से है? अरबी से, लेकिन अलग करने का काम किसने किया? तशबीब को फ़ारसी शुअरा ने किया है। फ़ारसी के मशहूर शायर रोदकी उसको अंजाम देने वाले हैं। फ़ारसी के मशहूर शायर बहुत पुराने, अगर आप गूगल पर, विकीपीडिया पर चेक करेंगे रोदकी का नाम तो आपको पता लगेगा। बहुत ही पुराने, बहुत ज़्यादा ही पुराने शायर हैं। ठीक है। फ़ारसी से ये सिन्फ उर्दू में दाखिल हुई है, जैसा मैं आपको बताया भी। गज़ल में काफ़िया अरब शुअरा की ईजाद है और काफ़िया की इब्तिदा फ़ारसी शुअरा ने की है। गज़ल में दो चीज़ें होती है, एक काफ़िया होता है, एक रदीफ़ होता है। ये दोनों चीज़ें क्या है? हाँ, को पूरा डिटेल में समझाएंगे आगे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं बस। गज़ल में काफ़िया अरब शुअरा की ईजाद है, लेकिन काफ़िया की इब्तिदा फ़ारसी शुअरा ने की। ईजाद उन लोगों ने किया, शुरुआत किसने की? फ़ारसी के लोगों ने की है। गज़ल के तमाम अशार एक ही बहर और वज़न में होते हैं। बहर और वज़न क्या होता है, इसके लिए भी टॉपिक नीचे और है, आगे वीडियो में चीज़ के बारे में डिटेल में बयान करेंगे। गज़ल के तमाम शेर, जितने भी गज़ल में शेर हैं, चाहे 5 हैं, 10 हैं, 20 हैं, सभी शेर एक ही वज़न में, एक ही मीटर में होते हैं। ऐसा नहीं एक शेर बड़ा है, एक छोटा है, एक बड़ा एक छोटा, ऐसा नहीं होता है। या बोलने में किसी को ज़्यादा वक्त लग रहा है, किसी को कम वक्त लग रहा है, ऐसा नहीं होता। एक ही वज़न में, कि जिस एक लाइन को बोलने में जितना टाइम लग रहा है, मान लीजिए एक लाइन को बोलने में 7 सेकंड लगते हैं, तो दूसरी लाइन को बोलने में 7 सेकंड ही लगेंगे। उसका राइमिंग ऐसा सेट किया जाता है, उसको बोलते हैं बहर। और वज़न उसका बमानी शक्ल, रूप, साख्त, बनावट, हर चीज़ की पहचान का ज़रिया उसकी शक्ल होती है। गज़ल की पहचान भी उसकी साख्त के ज़रिए होती है। हर चीज़ की पहचान, मैंने बताया था कि मरसिया, कसीदा, इन सब की पहचान होती है। कोई मुसद्दस फॉर्म में लिखे जाते हैं, कोई मुखम्मस फॉर्म में लिखे जाते हैं, तो सबकी एक हैयत है, एक बनावट है, एक साख्त है, एक तरीका है, जिससे पता लगता है कि ये गज़ल है, ये मरसिया है, ये क़तात है, ये अलग सिन्फ है। जैसे जैसे उनकी शक्लें होती है वैसे पता लग जाता है। तो गज़ल की भी अपनी एक अलग साख्त, एक बनावट है। अब साख्त क्या है वो देखिए। गज़ल की साख्त 4 चीज़ों से मिलकर बनती है। आपको चारों ही नाम याद रखने हैं।
मतला, मख्ता, रदीफ और काफिया। गज़ल किन 4 चीज़ें मिलकर बनती है? मतला, मख्ता, रदीफ और काफिया। 4 चीज़ों में मिलकर ये 4 चीज़ें पाई जाती है, तब जाकर क्या बनती है? एक गज़ल बनती है। ये गज़ल के अज्ज़ाए तरकीबी भी कहलाते हैं। अज्ज़ा कहते हैं दोस्तों अंग को। अज्ज़ा किसे कहते हैं? अंग को। जुज़ कहते हैं अंग को, हिस्से को। तो ये अज्ज़ाए तरकीबी भी कहलाते हैं। गज़ल में कम से कम 5 या 7 अशार होते हैं, ज़्यादा की कोई कैद नहीं है। कम से कम 5, ज़्यादा की कैद नहीं है। ये लाइन वापस आएगी दोबारा कि कम से कम 5 और आगे ज़्यादा से ज़्यादा 21 होते हैं। ज़्यादातर 21 देखे जाते हैं, लेकिन फिर भी ये कहूँगा कि ज़्यादा कोई कैद नहीं होती है। गज़ल का हर शेर एक अलग मजमून का हामिल होता है। गज़ल के तमाम मिसरे एक ही वज़न या एक ही बहर में होते हैं। गज़ल का हर शेर अपने मफ़हूम के एतबार से मुकम्मल होता है। मफ़हूम का मतलब होता है मानी, मतलब। गज़ल का हर शेर क्या होता है? एक मतलब रखता है अपना एक, यानी समझिए 2 लाइन के पीछे कोई कहानी है, कोई किस्सा है, कोई थॉट है, कोई विचार है, और 2 लाइन में वही सारी बात क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। ये गज़ल की क्या है दोस्तों? खासियत है। अब गज़ल के 4 अज्ज़ाए तरकीबें हैं, मतला, मख्ता, रदीफ और काफिया। ये चारों चीज़ें क्या है जो गज़ल को गज़ल बनाती है? इन चारों चीज़ों के बारे में हम बारी बारी अलग से जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम मतला के बारे में। किसके बारे में? मतला के बारे में। मतला अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसकी जमा मताले है। क्या है? मताले। मतला का लग़वी मानी तुलू होने या निकलने की जगह के हैं। सूरज का तुलू होना, कहते हैं सूरज तुलू और गुरूब आफ्ताब, तुलू आफ्ताब। तुलू का मतलब होता है उगना, और तुलू से बना है मतला। तुलू से क्या बना है? मतला। इसका मतलब होता है कोई चीज़ का उगना, निकलना। तो जहाँ से गज़ल निकलती है, जहाँ से गज़ल की शुरुआत होती है, वही क्या कहलाता है? मतला कहलाता है। मतला के इस्लामी मानी गज़ल या कसीदे का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़ी और हम रदीफ़ हों, मतला कहलाते हैं। सीधा सीधा लॉजिक क्या है? गज़ल का कसीदे का पहला शेर जो हम रदीफ़ और हम काफ़िया होते हैं, मतला कहलाते हैं। गज़ल का चेहरा भी मतला को कहते हैं। चेहरा कहते हैं सबसे ऊपर वाली चीज़ को, तो गज़ल का चेहरा भी मतला ही कहलाता है। मतला के बाद आने वाले दूसरे शेर के दूसरे दोनों मिसरे भी हम काफिया था, ये काफ़ी रह गया, हम काफिया और हम रदीफ़ हों तो उसे मतला सानी कहेंगे। देखिए गज़ल की खासियत क्या होती है? गज़ल का जो पहला शेर होता है, पहले शेर के दोनों मिसरों में एक लाइन और दूसरी लाइन, 2 लाइन मिलकर एक शेर बनता है, शायरी बनती है, तो लास्ट वाले जो वर्ड होते हैं रदीफ़ और काफिया कहलाते हैं। तो पहले शेर में पहली लाइन में भी रदीफ़ काफिया होगा, दूसरी लाइन में भी क्या होगा? रदीफ़ काफिया होगा। दोनों ही क्या होंगे? सेम होंगे। दोनों ही क्या होंगे? सेम होंगे। अगर मान लीजिए पहले मिसरे में, पहले शेर में रदीफ़ और काफिया सेम है, दोनों ही लाइन में सेम टू सेम है, इसका मतलब क्या है? वो मतला है। इसका मतलब क्या है? वो मतला है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पहले शेर में सेम है, दूसरे में भी सेम आ जाता है, तो आप कहोगे सर पहले को मतला कहें, दूसरे को क्या कहें? तो पहले को कहेंगे मतला, दूसरे को कहेंगे मतला सानी, मतला सानी। और इसी मतला सानी को और भी नामों से जाना जाता है। मतला सानी को हुस्न मतला और ज़ेब मतला भी कहा जाता है। नाम आपको याद रखने सारे, दिमाग में फिट रखने सारे। पहला शेर मतला कहलाएगा, मतला के बाद दोबारा मतला आ जाए तो क्या कहलाएगा? मतला सानी कहलाएगा। इसी मतला सानी को हुस्न मतला भी कहा जाता है, इसी मतला सानी को ज़ेब मतला भी कहा जाता है। समझ में आ गई? आगे देखिए, जब मतला सानी के बाद आने वाले तीसरे शेर के दोनों मिसरे भी हम काफिया हों तो वो मतला सालस कहेंगे। लेकिन कई बार ऐसा बहुत रेयर चांस में होता है, ऐसा होता नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि पहले मतला आ गया, फिर दूसरा मतला सानी आ गया, तीसरा भी मतला वापस आ गया, यानी उसका भी रदीफ़ काफिया वापस सेम है जैसा पहले शेर में था, तो उसे कहेंगे मतला सालस। क्या कहेंगे? मतला सालस। जैसा बहुत कम, बहुत रेयर चांस में गज़ल में ऐसा हुआ करता है। गज़ल के अलावा कसीदा वो सिन्फ़ शायरी है जिसका पहला शेर मतला कहलाता है। गज़ल के अलावा दूसरी सिन्फ़ कौन सी है? कसीदा है जिसका पहला शेर क्या कहलाता है? मतला कहलाता है। बाकी किसी में भी ऐसा नहीं होता है। मतला होने की 2 शराइत हैं। अब मतला होने के लिए 2 शर्तें हैं। शर्त क्या है वो देखनी है आपको। मतला होने की 2 शराइत है। पहली गज़ल या कसीदा का पहला शेर हो और दूसरी दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ हों। मसलन मैं 2-3 मिसालें दूंगा आपको। हैदर अली आतिश की गज़ल का मतला है, ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। शेर बिल्कुल कॉमन लिया है, बिल्कुल लोकल सा लिया है, ताकि आप आराम से, आपने ये शेर हज़ारों बार पढ़ा होगा ये शेर, ठीक है, आपने छोटी छोटी क्लासों में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हाँ ये शेर हम पहले पढ़ चुके हैं। देखिए पहली लाइन में रूबरू करते और गुफ्तगू करते, दोनों में लॉजिक बिल्कुल सेम है। करते करते दोनों में क्या है? सेम है। तो बताओ करते करते क्या है? रदीफ़ है। क्या है? रदीफ़ है। रूबरू गुफ्तगू, दोनों का साउंड सेम है, वर्ड अलग अलग है, दोनों का साउंड क्या है? सेम है। सेम साउंड वाले लफ्ज़ को क्या कहते हैं? काफिया। क्या कहते हैं? काफिया। तो बताइए पहले रूबरू करते, गुफ्तगू करते, बोलने में सेम है,
इसका मतलब ही क्या है, उस गज़ल का मतला है, यानी उसका पहला शेर है। नहीं समझ में आया, एक दो मिसाल और देख लीजिए। एक मिसाल है फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल का मतला क्या है, कब याद में तेरा साथ नहीं, कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं, सद शुक्र की अपनी रातों में अब हिजर की कोई रात नहीं। हाथ त ते में दो चश्मे लगाकर था बनाते हैं, वो हाथ होता है, लेकिन शायरी में इन चीज़ों को कम और ज़्यादा कर दिया जाता है, लफ्ज़ों को कम कर दिया जाता है, ज़्यादा कर दिया जाता है। इसे मुखफ़िफ़ात कहते हैं। क्या कहते हैं? मुखफ़िफ़ात कहते हैं, या खफ़ी करना कहते हैं। लफ्ज़ों को कम बत्ती कर दिया जाता है। होता लफ्ज़ हाथ है, नहीं यहाँ पर हाथ लिखा गया है, इसका मतलब नहीं सर ने गलत टाइप कर दिया है। हाँ, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, मैं आपको पहले दिन ही बता रहा हूँ। बहुत सारे लंबे चौड़े मैटर होते हैं और टाइपिंग मिस्टेक रह जाती है, तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें। लेकिन जहाँ नहीं होती है तो मैं बोल देता हूँ कि हाँ आप देखो टाइपिंग मिस्टेक रह गई यहाँ पर, मैं वैसे मुँह वर्बली कह देता हूँ। तो यहाँ पर रात हाथ नहीं और रात नहीं, नहीं नहीं दोनों सेम है, यानी दोनों में रदीफ सेम है, और रात और हाथ दोनों साउंड से क्या हुआ, दोनों सेम हो गए। क्या हो गए? सेम हो गए। इसका मतलब पहले शेर में काफिया रदीफ दोनों सेम है। इसका मतलब ये गज़ल का क्या है, मतला है। आगे चेंज कैसे होता है, चेंज वाले शेर भी आपको बताऊंगा कि आगे के शेर चेंज कैसे लगेंगे। पहले के शेर अगर ऐसे लग रहे हैं तो आगे वाले शेर में क्या तब्दीली हो सकती है। अहमद नदीम कासिमी की गज़ल का एक मतला समात फरमाएं। कुछ गलत भी तो नहीं था मेरा तन्हा होना, आतिशो आब का मुमकिन नहीं यकजा होना। आतिश कहते हैं आग को और आप कहते हैं पानी को। आप कहते हैं कि मुश्किल भी तो नहीं है आग और पानी का एक साथ होना, यकजा होना, एक जगह होना क्या नहीं है, आसान नहीं है और मुमकिन भी नहीं है। तो कहते हैं कुछ गलत भी तो नहीं मेरा तन्हा होना, क्योंकि आग और पानी के साथ नहीं रह सकते। कभी और पढ़ाएंगे गज़लों के बारे में, आपको टॉपिक आएगा। तो तन्हा और जा यकजा दोनों क्या है, सेम साउंड है, और होना क्या है, रदीफ है। ये चीज़ें क्या थी दोस्तों, ये थी मतला के बारे में कि मतला ऐसा होता है कि इसमें आखिर के जो लफ्ज़ हैं रदीफ काफिया दोनों पहले शेर में दोनों सेम होते हैं, और दूसरी बात वो गज़ल का या कसीदे का पहला शेर होता है। आपको इतना ही याद रखना है। अगर दूसरा आ जाए तो उसको उसने मतला कहेंगे या मतला सानी कहेंगे, और तीसरा आ जाए तो मतला सालस कहेंगे। बाकी पहले शेर को मतला कहा जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। दूसरी चीज़ क्या होती है दोस्तों गज़ल में, मक्ता। क्या होती है? मक्ता। ये मंगता नहीं है, क्या है? मक्ता। क्या है? मक्ता। मक्ता अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। मक्ता अरबी के लफ्ज़ क़ता से मखूज़ है, यानी क़ता से ही निकला है। और मतला का मानी क्या होता है? उगना होता है। क़ता का मानी होता है काटना, टुकड़े कर देना। मक्ता के लगवी मानी काटने या क़ता करने के हैं, किसी को काटना, अलग अलग कर देना। गज़ल या मक्ता का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे मक्ता कहलाता है। गज़ल का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है, और मक्ता की खासियत बहुत शॉर्ट है। पहली कि गज़ल का आखिरी शेर होता है, दूसरा इसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। अब तखल्लुस क्या चीज़ होती है? नाम तो है मिर्ज़ा असदुल्ला बेग खान, लेकिन तखल्लुस क्या रखते हैं? गालिब। इसका मतलब ये नहीं उनका नाम गालिब है, गालिब उनका नाम नहीं है, नाम उनका असदुल्ला बेग खान है। लेकिन अपने नाम के अलावा शायरी में अपनी नई पहचान बनाने के लिए, अपनी नई पर्सनालिटी कायम करने के लिए जो अलग से नाम रखा जाता है वो क्या कहलाता है? तखल्लुस। क्या कहलाता है? तखल्लुस कहलाता है। मक्ता गज़ल के लिए ज़रूरी नहीं है कि मक्ता हो ही हो, ना हो तो भी चलेगा। मेरी बहुत सारी गज़लें हैं जिनमें मक्ता होता ही नहीं है, मैं ज़्यादातर नाम इस्तेमाल नहीं करता, पर फिर भी लिख देता हूँ। शायर हज़रात उमूमन अपना तखल्लुस मक्ता में इस्तेमाल करते हैं, बीच में नहीं करते हैं। अब मक्ता क्या होता है ये देखिए मिसाल। मसलन मीर तकी मीर की गज़ल का एक मक्ता देखिए। टक मीर जगह सौखता की जल्द खबर ले, क्या यार भरोसा है चिरागे सहरी का। तो आखिर में जो मीर लफ्ज़ के ऊपर एक जो अलामत दिख रही है आपको, एक है ना, इसे अलामत को अलामत तखल्लुस कहते हैं, अलामत तखल्लुस कहते हैं। हैदर अली आतिश की गज़ल का एक मक्ता देखिए। ना पूछ आलम बरगुश्ता ताल आतिश, बरसती आग जो बारां की आरजू करते। यहाँ पर आतिश का नाम आ गया, इसका मतलब क्या है? ये मक्ता है। दाग दहलवी की गज़ल का मक्ता देखिए। नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़बान आते आते। यहाँ पर दाग नाम दिख रहा है आपको बीच में, इसका मतलब क्या है? गज़ल का मक्ता है। तीसरी चीज़ क्या है? काफिया। क्या है? काफिया। तीसरी चीज़ क्या है दोस्तों? काफिया। क्या है? काफिया। अब काफिया के बारे में क्या बातें हैं वो जाने बारी बारी। काफिया अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अब ये सब अरबी की क्यों है? क्योंकि गज़ल की शुरुआत कहाँ से होती है? अरब से होती है, अरबी ज़बान से होती है।
इसलिए सभी चीज़ें किस में बनेंगी, अरबी में ही बनेंगी। तो आपको कोई भी पूछे काफिया कौन से लफ्ज़ है तो आपको सब याद रखना है, मतला, मक्ता, रदीफ, काफिया सब किसके, अरबी ज़बान के ही लफ्ज़ हैं और सबका अलग अलग एक मतलब है। मतला का मतलब होता है तुलू होना, मक्ता का मतलब क्या होता है, मक्ता मतलब होता है कता करना, काटना, और काफिया का मतलब होता है कुफू करना, यानी किसी की पैरवी करना, किसी की पैरवी करना, पीछे पीछे करना। काफिया लफ्ज़ कुफू से निकला है, कुफू के मानी पैरवी करने के हैं, किसी चीज़ के पीछे पीछे बार बार आने के हैं। काफिया के लघवी मानी पीछे आने वाले के हैं, इसका लघवी माना क्या है, पीछे आने वाला। काफिया के लघवी मानी पैदर पे आने वाले के भी हैं, पैदर पे यानी एक के बाद एक बार बार आए, पैदर पे एक के ऊपर की स्लाइड रखते जाए तो उसे कहते हैं पैदर पे, क्या कहेंगे, पैदर पे। और काफिया की जमा कवाफी है, काफिया की जमा क्या है, कवाफी है। आप वाही जमा भी याद रखें लफ्ज़, आपको ग्रामेटिकल चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं। काफिया की जमा क्या दोस्तों, कवाफी, क्या है, कवाफी। वो अल्फाज जो वज़न और सूरत के लिहाज से हम आहंग हों काफिया कहलाते हैं, हम आहंग एक जैसे हों क्या कहलाते हैं, काफिया कहलाते हैं। काफिया की इस्लाह मानी हम वज़न हम आवाज़ अल्फाज वो गज़ल या कसीदे के हर शेर के आखिर पर आएँ क्या कहलाते हैं, काफिया कहलाते हैं। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, गुफ्तगू करते, रूबरू करते, तो गुफ्तगू रूबरू बोलने में जो सेम साउंड के हैं और सबसे आखिर में आए हैं क्या कहलाएंगे, काफिया कहलाएंगे। बस काफिया की शर्त ये है कि काफिया रदीफ से पहले आता है, काफिया रदीफ से पहले आता है। मैं कुछ मिसालें दूंगा आपको तो वो चीज़ें वापस जाहिर कर दूंगा। काफिया शेर का आखिरी कलमा है, शेर का क्या है, आखिरी कलमा है, आखिरी लफ्ज़ है। गज़ल के लिए काफिया ज़रूरी है, ये बात याद रखनी है आपको। अगर पूछा जाए गज़ल के लिए रदीफ़ ज़रूरी है तो आप बताइएगा नहीं, गज़ल के लिए रदीफ़ ज़रूरी नहीं है। रदीफ़ वाली गज़ल को मुरद्दफ़ गज़ल कहते हैं और बिना रदीफ़ की गज़ल को गैर मुरद्दफ़ गज़ल भी कहा जाता है। यानी गज़ल के लिए रदीफ़ का होना लाजमी नहीं है, लेकिन गज़ल के लिए काफ़िए का होना ज़रूरी है। बिना काफ़िए के गज़ल नहीं लिखी जा सकती, ये इसका अहम जुज़ है। उर्दू में काफ़िया उन हरूफ हरकत का मजमुआ है जो अल्फाज के साथ गैर मुस्तकिल तौर पर शेर या मिसरे के आखिर में बार बार आएँ, गैर मुस्तकिल तौर पर बार बार आते रहें, काफ़िया कहलाते हैं। काफ़िया बात के आखिर में वाक़ होता है या एक काफ़िया दूसरे काफ़िए के पीछे आता है, लिहाजा इस नाम से मौसूम हुआ है। एक काफ़िया दूसरे काफ़िए के बाद आता है, दूसरे काफ़िए का तीसरा काफ़िया आता है। और काफ़िए की खास बात क्या है, बार बार थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है, कभी रूबरू रहता है, कभी गुफ्तगू हो जाता है, रहता सेम है लेकिन बार बार क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। इसका साउंड बिल्कुल सेम रहता है, इसलिए इसको काफ़िया कहा गया। गज़ल और कसीदे में काफ़िया मतला के दोनों मिसरों के आखिर में आता है, मसनवी के हर मिसरे के आखिर पर काफ़िया आता है। गज़ल में खासियत क्या है, गज़ल का जो बस मतला होता है ना, गज़ल का जो मतला पहला शेर है उसमें पहले और दूसरे दोनों सेंटेंस में यानी दोनों मिसरे में क्या होता है, काफ़िया होते हैं, इसलिए उसकी पहचान क्या है, मतला है। लेकिन मतला के बाद जितने भी शेर होंगे उसमें काफ़िया सिर्फ एक होगा, दूसरे सेंटेंस में, पहले सेंटेंस में काफ़िया उसमें नहीं होता। ये गज़ल की क्या खूबसूरती, क्या है, खूबसूरती है। और मसनवी एक सिन्फ है, मसनवी की हर शेर के आखिरी मिसरे में क्या आएगा, काफ़िया आएगा। मसनवी दो सेंटेंस होती है, इसके हर दूसरे जुमले में एक नया काफ़िया तैयार रहता है। नए काफ़ी से मुराद क्या है, यानी यूँ समझ लीजिए कि पहले मिसरे में भी दूसरे मिसरे में भी दोनों में ही काफ़ियाँ हैं, लेकिन दोनों में क्या है, चेंज है, दोनों में क्या है, चेंज है। और हर बार नई जैसे जैसे नए जुमले आते रहते हैं, नए सेंटेंस आते रहते हैं, इसके काफ़ी बार बार चेंज होते हैं, हर दो में अलग अलग रहते हैं, यूँ समझ लीजिए आप, ठीक है। पहले दो वाले में कुछ और हैं, दूसरे दो वाले में कुछ और हैं। प्रैक्टिकली बताएंगे आपको, टेंशन मत लीजिए, आपको सब चीज़ डिटेल में समझाएंगे। अरे क्लास में लंबी हो सकती है, टिक कर बैठना, जमकर बैठना। गज़ल और कसीदे के बाकी अशार माँ सिवाय मतला में भी मिसरा सानी के आखिर में आता है। मिसरा सानी आखिर में क्या आता है, काफ़िया आता है। शायरी में तरन्नुम और तसलसल के कायम रखने के लिए काफ़िए का इस्तेमाल लाजिम व मलजूम तस्वुर किया जाता है। अगर शायरी में तरन्नुम चाहिए, तरन्नुम कहते हैं एक संगीत को, एक लय को, अगर तरन्नुम चाहिए, संगीत चाहिए, क्या बोलते हैं, लयबद्धता चाहिए, तो उसके लिए काफ़िया का होना लाजमी है। अगर काफ़िया नहीं होगा तो उसमें तरन्नुम, एक मौसीकी उसमें पैदा नहीं की जा सकती, वो इंटरेस्ट उसमें पैदा नहीं किया जा सकता। काफ़िया क्या है, मिसाल देखें आप, गालिब का मशहूर शेर है, नक्श फरियादी है किसकी शौक़ तहरीर का, नक्श फरियादी है किसकी शौक़ी तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। तहरीर और तस्वीर दोनों क्या हैं, काफ़िया है। इस शेर के कवाफी तहरीर और तस्वीर हैं। तहरीर तस्वीर दोनों बोलने में क्या सेम है, का और का ये दोनों क्या है, सेम है। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, रदीफ़ हो गए।
तहरीर तस्वीर बोलने में एक जैसे हैं लेकिन सेम है नहीं, साउंड सेम है, इसलिए क्या कहलाएगा, काफिया कहलाएगा। एक मिसाल और देखो, एक मिसाल हजरत मोहानी की गज़ल का देखिए। भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं, इलाही तुर्क तर्क उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं। अब आपको याद क्या रखना है, कसर हैं और हैं तो क्या हो गए, रदीफ हो गए, तो आते आते क्या हो गए, काफ़ी हो गए, आते आते काफिया हो गए। नहीं, रदीफ एक से ज़्यादा हो सकते हैं, एक से ज़्यादा, दो नहीं, तीन चार भी हो सकते हैं। रदीफ के लिए ये बात लाजिम है कि रदीफ एक से ज़्यादा हो सकते हैं, बस शर्त है दोनों सेम होने चाहिए। ऊपर भी आते हैं नीचे भी आते हैं, मतलब ऊपर के दोनों लफ्ज़ रदीफ हैं, आते भी रदीफ हैं भी रदीफ है, और नीचे भी आते हैं, पूरा मिलकर क्या होता है, रदीफ बनेगा। ये ज़्यादा भी हो सकते थे, ये ज़्यादा भी हो सकते थे, लेकिन याद, ये बराबर याद क्यों कर याद, तो ये याद याद है ना, बराबर और क्यों कर, बराबर और क्यों कर, याद आते हैं, याद आते हैं, तीन तीन लफ्ज़ हैं, तीनों ही क्या कहलाएंगे, रदीफ कहलाएंगे। बराबर और क्यों कर ये क्या कहलाएंगे, शेर के कवाफी कहलाएंगे, काफिये कहलाएंगे। उम्मीद करता हूँ काफी आपके समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों रदीफ की, किसकी करते हैं, रदीफ की। ये हमारा चौथा जुज है, ये क्या है, चौथा जुज है। रदीफ के मानी घुड़सवार के पीछे बैठने वाले के हैं, एक घोड़ा चलाता है उसके पीछे बैठता है, उसको क्या बोलते हैं, रदीफ। किसमें, अरबी ज़बान में। रदीफ फारसी शेर की ईजाद है, शुअरा की ईजाद है। शहरी इस्तिलाहात में रदीफ से मुराद काफिये के बाद बराबर दोहराए जाने वाले अल्फाज रदीफ कहलाते हैं। काफिया के जस्ट बाद जो आते हैं लफ्ज़ वो क्या कहलाते हैं, रदीफ कहलाते हैं, जैसा मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ मिसाल के तौर पे। काफिये के बाद जो अल्फाज मुसलसल तकरार से आए रदीफ कहलाते हैं। रदीफ के अल्फाज एक से ज़ायद हो सकते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, रदीफ एक से ज़्यादा हो सकते हैं। शेर में मनअन दोहराए जाने वाले अल्फाज रदीफ कहलाते हैं। रदीफ गज़ल के लिए ज़रूरी नहीं है, जिस गज़ल में रदीफ़ हो उसे मुरद्दफ़ गज़ल कहते हैं, जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो उसे गैर मुरद्दफ़ गज़ल कहते हैं। याद रह जाएगा, जिस गज़ल में रदीफ़ हो उसे मुरद्दफ़ गज़ल कहते हैं, जिस गज़ल में रदीफ़ नहीं हो उसे गैर मुरद्दफ़ गज़ल कहा जाता है। अब हम देखेंगे मिसाल 2 ताकि आपको रदीफ़ समझ में आ जाए क्या होते हैं। मीर तकी मीर की गज़ल का है, गुल को होता सबा करार काश, गुल को होता सबा करार काश, रहती आँख दिन भर बहार काश। तो ए काश दोनों सेम वर्ड हैं, ये क्या कहलाएंगे, शेर के कवाफी कहलाएंगे, शेर के काफिया कहलाएंगे, सॉरी रदीफ कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, रदीफ कहलाएंगे। एक मिसाल और देखिए, दाग दहलवी की गज़ल है, फिरे राह से वो यहाँ आते आते, अजल मर रही तो कहाँ आते आते। तो आते आते दोनों सेम वर्ड हैं, ये क्या कहलाएंगे, रदीफ कहलाएंगे। बाकी मिसालों में ऊपर आपको सब चीज़ डिटेल में समझा ही चुका हूँ और आप छोटे बच्चे नहीं हैं। ये जो 4 चीज़ें हैं दोस्तों, मतला, मख्ता, रदीफ और काफिया। मतला गज़ल का पहला शेर है, मख्ता रदीफ का गज़ल का आखिरी शेर है जिसमें शेर मुंतखिल इस्तेमाल करता है। मतला मतलब जहाँ से गज़ल शुरू होती है। रदीफ शेर के बिल्कुल आखिर में आते हैं और काफिया उससे पहले आते हैं, लेकिन हम आवाज़ लफ्ज़ होते हैं, साउंड सेम होता है लेकिन लफ्ज़ क्या होते हैं, चेंज होते हैं। ये 4 चीज़ समझ में आ गई। एक चीज़ और होती है दोस्तों, वो होती है बहर। क्या होती है, बहर। हालांकि बहर से कोई सवाल नहीं आएगा, ना 3rd ग्रेड में ना 2nd ग्रेड में, बिल्कुल फिक्स है। बहर से कभी कोई सवाल नहीं आता, क्योंकि बहर बहुत डीपली चीज़ अपना आप में। बहर से जो शायरी करते हैं, जो शुअरा लोग होते हैं, उनके काम की चीज़ें हैं, आप इसमें ना ही पढ़े तो ही बेहतर है, क्योंकि बहर भी बहुत सारी होती है, मुतल्लुन, मुतफ़ाइलुन, मुसम्मन, ये बहुत सारी गज़लों के पैटर्न होते हैं, जिसमें इंग्लिश में 1 2 1 2 1 1 2 2 1 ये एक तरह का पैटर्न होता है गज़ल लिखने के, साउंड देने के लिए। आप इसे सिर्फ परिभाषा के तौर पर समझ लें ताकि आपको याद रहे कि बहर चीज़ क्या होती है, लेकिन बहर से सवाल कुछ भी आएगा नहीं, मैं पहले ही कह रहा हूँ। उरूज में, उरूज नहीं था दोस्तों, गज़ल था। गज़ल में बहर से मुराद वो ख़ास वज़न लिया जाता है जो अहले उरूज ने शेर कहने के लिए तय कर लिया है। आप समझते हैं कि वज़न हरकत और सकनात की उस तरतीब को कहते हैं जिसकी तकरार कलाम में यकीनी बना ली जाए। इस लिहाज से देखा जाए तो हम अल्फाज की किसी भी तरतीब को लेकर उसके तकरार करना शुरू कर दें तो वह एक वज़न ही होगा। समझ में आई बात। इल्म हिजा, इल्म सर्फ, इल्म नहव, इल्म उरूज, इल्म बयान, आपको मैंने 5 रीड की क्लास में बताए थे, आपको 5 है ना, ग्रामर के 5 पैटर्न होते हैं। ग्रामर को 5 मोटे बड़े हिस्सों में बांटा जाता है। इल्म उरूज जो होता है उसमें क्या होता है, शायरियों के बारे में, शायरी से रिलेटेड जितनी भी सिन्फ होते हैं इन सब के बारे में पढ़ा जाता है।
उसी में एक चीज़ होती है बहर। क्या होती है बहर? बहर का मतलब होता है बहर का मतलब होता है नापतोल करने की चीज़, पैमाना। किस चीज़ का पैमाना, किस चीज़ को नापने तोलने के लिए बनाई गई चीज़ क्या होती है? बहर होती है। ठीक है। और यहाँ पर बहर का मतलब क्या है? एक मिसरा लिखा गया, आप नॉर्मली देखिएगा गज़ल का कोई भी एक मिसरा पढ़ लीजिएगा, आप देखिएगा जब एक मिसरा आप पढ़ेंगे उसमें पढ़ने में जो वक्त लगा है और दूसरा मिसरा पढ़ने में जो वक्त लगा है, दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। इसका मतलब उनकी बहर तय की गई। क्या की गई है? बहर तय की गई है कि मिसरा इतना बड़ा होना चाहिए, दूसरा मिसरा भी इतना ही बड़ा होना चाहिए। तभी जाकर गज़ल में क्या आएगी? एक लय आएगी, एक तरन्नुम, एक संगीत उसमें पैदा किया जा सकता है। समझ में आ गई बात? नहीं भी आई है तो बहर को भूल जाएगा, बहर से कोई सवाल नहीं आता है। अगर किसी किताब में लिखा भी है तो जावत लिख दिया होगा। यहाँ पर दोस्तों गज़ल्स को लेकर जितने भी सवाल थे आपके क्या है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, पर चूंकि कुछ चीज़ें और रह चुकी हैं जो गज़ल और नज़्म और मसनवी सभी चीज़ों में शामिल होती हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ आज की क्लास में करा दूँ सब चीज़ एक साथ आपको। शायरी इस्तिलाहात, शायरी इस्तिलाहात क्या चीज़ें हैं? बस पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, इजीली समझ में आ जाएगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ी होगी। शायरी इस्तिलाहात में रदीफ़ और काफ़िया बहम बहुत अहम है। इनके बगैर सनफ़े नज़्म का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। जिस तरह शायरी में बहूर और ज़मीन ख़ास अहमियत की हामिल हैं, बिल्कुल इसी तरह रदीफ़ और काफ़िया असनाफ़ नज़्म के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। बहूर जो लफ्ज़ है, बहर की जमा होती है बहूर। क्या होती है? बहूर। काफ़िया और रदीफ़ के बगैर नज़्म नहीं लगती और उनके बगैर असनाफ़ नज़्म में तरन्नुम भी पैदा नहीं हो सकती। अगर किसी भी गज़ल में, किसी नज़्म में, किसी मसनवी मरसिया किसी में भी रदीफ़ काफ़िया की अगर तकरार नहीं होती है तो वो नज़्म लगती नहीं, बल्कि लगता है क्या लगता है? वो कोई पैसेज लिख दिया है, कोई कहानी लिख दी है। रदीफ़ काफ़िया का होना उसमें क्या है? ज़रूरी है। अब बात करते हैं दोस्तों शायरी के बारे में। किसके बारे में? शायरी क्या चीज़ है? शायरी लफ्ज़ शेर से माखूज़ है। शेर के मानी किसी चीज़ के जानने, पहचानने और वाक़फ़ियत के हैं। शेर का असली लफ्ज़ जो होता है ना, क्या होता है? किसी चीज़ का जानना, पहचानना और उससे वाकिफ़ होना। कसदन कहा जाने वाला कलाम मौज़ू शेर या शायरी कहलाता है, जो इंसानी जज्बात और एहसासात के तहत लिखा जाता है। यानी हम जो नॉर्मल चीज़ें लिखते हैं उनमें एहसास की इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन शायरी ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान के एहसास छुपे होते हैं, पोशीदा होते हैं। ये कलाम मौज़ू जज्बात और एहसासात के ताबे होकर, उसकी पैरवी करके, ताबे का लफ्ज़ ताबे यानी अधीन होकर किसी वाक़े की तरफ इशारा करता है। दूसरे अल्फाज में अल्फाज में हक़ाइक़ की तस्वीर कशी को भी शायरी कहते हैं। शायरी का पहला और लाजमी उनसर वज़न है और दूसरा उनसर ख़याल है। हकीकत को वज़न और ख़याल के सांचे में ढालना कमाल सुखनवरी है। बात को इस तरह पेश करना कि उसमें एक तरन्नुम, एक नगमगी पैदा हो जाए। एक वज़न और एक ख़याल के साथ बात को पेश करना ही क्या कहलाता है? शायरी कहलाता है। अब बसता है शेर। क्या बसता है? शेर का अल्फाज शऊर से निकला है। आप समझते हैं शऊर? आपको इतना भी शऊर नहीं। शऊर का मतलब होता है समझ। क्या होता है? समझ। शऊर से बना है शेर, शऊर से बना है शेर, और शेर से बना है शायरी। शेर से बना है शायरी। शेर का लफ्ज़ शऊर से निकला है, जिसका मतलब है किसी चीज़ को जानना, समझना, समझदारी। जदीद अदबी इस्तिलाह में ऐसा कलाम जो किसी वाक़े या मौजू की तरफ इशारा करता हो और किसी के कहने का कोई मकसद भी हो, शायरी कहलाता है। आपके सामने जो बात की गई है उसका कोई मकसद होगा, वही क्या कहलाएगा? शायरी कहलाएगी। उर्दू शायरी असनाफ की मुख्तसर तरीन सूरत शेर यानी बैत है। उर्दू शेर असनाफ की सबसे मुख्तसर, सबसे छोटी जो सूरत है वो क्या है? शेर है। क्या है? शेर है। शेर को बैत भी कहते हैं। शेर को क्या कहते हैं? बैत भी कहते हैं। और बैत वाला सवाल आपके गज़ल में भी शामिल था, इसलिए हमने शायरी वाला टॉपिक इसमें क्या किया है? मर्ज किया है, ताकि आप ये शायरी वाला टॉपिक आप अभी पढ़ लेंगे तो आपके मरसिया में, कसीदा में, सभी में ये टॉपिक क्या आएगा? काम आएगा आपके। शेर 2 सत्रों पर मुश्तमिल होता है। सत्र कहते हैं लाइन्स, सत्र यानी लाइन। शेर 2 लाइन से मिलकर बनता है, एक लाइन का कभी कोई शेर नहीं होता। शेर की हर सत्र को मिसरा कहा जाता है। क्या कहते हैं? मिसरा। मिसरा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। दरवाजे के किवाड़ को भी मिसरा कहते हैं। दरवाजे होते हैं ना, 2 दरवाजे, 2 पलड़ है, इसको होता है, उसको अरबी में क्या कहते हैं? मिसरा। एक को मिसरा, ये दूसरा मिसरा, और दोनों मिसरा मिलकर एक दरवाज़ा बनता है। उसकी तरह 2 मिसरे मिलकर एक शायरी तैयार होती है। एक शेर में 2 मिसरे होते हैं। पहले मिसरे को मिसरा ऊला और दूसरे को मिसरा सानी कहते हैं। पहला जो मिसरा होता है मिसरा ऊला, मिसरा अव्वल भी कहते हैं, और दूसरे को मिसरा सानी कहा जाता है। शायरी में अकेला शेर फ़र्द कहलाता है। याद रखना है,
गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है? मतला कहलाता है। आखिरी शेर मक्ता कहलाता है। तो बताओ बीच के सारे शेर क्या कहलाएंगे? बीच के सारे शेर कहलाएंगे फ़र्द। क्या कहलाएंगे? फ़र्द। और वैसे फ़र्द कहते हैं इंडिविजुअल को। किसे कहते हैं? इंडिविजुअल को। इसे निस्फ फ़र्द से भी मुराद मिसरा है। अब पूरा शेर है तो क्या कहलाएगा? फ़र्द। क्या कहलाएगा? फ़र्द। और शेर की एक लाइन है, शेर की एक लाइन है तो क्या कहेंगे? मिसरा। क्या कहेंगे? मिसरा। इसको मिसरे, इसी मिसरे को निस्फ फ़र्द भी कहते हैं या नीम फ़र्द भी कहते हैं। नीम यानी आधा, निस्फ यानी भी आधा। आधा मिसरा, आधा शेर है। गज़ल का सबसे अच्छा शेर बैतुल गज़ल या शाही बैत कहलाता है। गज़ल के तमाम अशार, हर एक शेर को बैत कहते हैं। गज़ल के सारे अशार को क्या कहते हैं? बैत कहते हैं, फ़र्द भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है? गज़ल का सबसे अच्छा शेर बैतुल गज़ल और शाह बैत कहलाता है। सबसे अच्छा शेर क्या कहलाता है? शाह गज़ल, सॉरी बैतुल गज़ल या शाह बैत कहलाता है। और इसके साथ आपको 2 वर्ड और दे दिए जाएंगे, मतलाए सानी और मतलाए सालस दे दिए जाएंगे। फिर आप वहाँ पर क्या हो जाओगे? कन्फ्यूज़ हो जाओगे। आपको याद रखना है गज़ल का जो सबसे ख़ास शेर होता है, सबसे अच्छा जो शेर होता है, जो पूरी गज़ल ले जाता है, जो पूरी गज़ल में वाहवाही लूट लेता है, वो कहलाता है बैतुल गज़ल और उसी को शाह बैत भी कहते हैं। अब बैत का मतलब होता है शेर। बैत का मतलब होता है शेर। अब बात करते हैं दोस्तों गज़ल और नज़्म में फ़र्क क्या है। 2-4 लाइन में, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। गज़ल और नज़्म में बड़ा फ़र्क क्या है? 2 लाइन में ही बताइए मैंने पूरी बात समझाने के लिए आपको। नज़्म का उन्वान टॉपिक लिखा होता है, जबकि गज़ल का कोई उन्वान नहीं होता। आपने गालिब की एक शायरी गज़ल सुनी है, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, पहले आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। जब ये गज़ल देखी थी तो बताओ इसके ऊपर कोई टाइटल दिखा था आपको? नहीं दिखा था। चलिए बताएं, आपने मुफलिसी नज़्म पढ़ी है? बिल्कुल पढ़ी होगी। आपने किसान नज़्म पढ़ी है? बिल्कुल पढ़ी होगी। तो बताओ किसान नज़्म का पहला सेंटेंस क्या था? आपको नहीं याद होगा। बताइए मुफलिसी नज़्म का पहला सेंटेंस क्या था? नहीं याद होगा। क्यों? नज़्म का एक उन्वान होता है, एक टॉपिक होता है, एक नाम होता है। जिस तरह कविता का भी एक नाम होता है ना, उस तरह नज़्म का एक उन्वान होता है। गज़ल का कोई उन्वान नहीं होता। नहीं होने के पीछे वजह क्या है आगे बताता हूँ आपको। गज़ल का हर शेर एक मुकम्मल इकाई होता है, जो मैं आपको सबसे पहले बता चुका था, और दूसरे शेर से कोई ताल्लुक़ नहीं होता और उसका कोई मरकज़ ख़याल नहीं होता। जबकि नज़्म के तमाम अशार का आपस में रब्त होते हैं और उसका एक मरकज़ी ख़याल होता है, जिसके गिर्द पूरी नज़र नहीं है, नज़्म गर्दिश करती है। पूरी नज़्म क्या करती है? गर्दिश करती है, आप तरफ घुमा करती है। यानी कि गज़ल का एक शेर होता है और एक शेर के अंदर एक कोई थॉट लेकर बैठा होता है शायर। एक बात सोचता है, उस बात को उस शेर में लिख देता है। फिर कोई दूसरी बात दिमाग में आ गई तो दूसरे शेर में लिख दी। अब बताइए पहले शेर का दूसरे शेर से कोई कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं है। इसलिए गज़ल का हर शेर अपने आप में क्या होता है? मुकम्मल इकाई होता है। हर एक शेर में एक क्वालिटी होती है, एक कंटेंट होता है, एक थॉट होता है, एक सोच होती है, एक विचार होता है। और वो चीज़ें दूसरे शेर से क्या कनेक्ट नहीं होती, उन दोनों का आपस में कोई राब्ता नहीं होता, कोई रब्त नहीं, कोई तसलसल नहीं होता है। जबकि नज़्म में क्या होता है? एक थॉट लिया जाता है कि मुझे किसान पर नज़्म लिखनी है, किसान पर क्या लिखनी है? नज़्म लिखनी है। तो उस नज़्म में चाहे 2 मिसरे हों, 4 हो, 10 हो, 20 हो, जितनी भी लंबी नज़्म होगी, वो सारे नज़्म में हर नज़्म का एक मिसरा दूसरे मिसरे से क्या होगा? कनेक्ट होगा। क्या होगा? कनेक्ट होगा। एक शेर से दूसरे शेर का होगा कनेक्ट होगा, आपस में रब्त होंगे। यानी कि किसान लफ्ज़ आपने चुन लिया है तो पूरी नज़्म किसान फॉर्मेट में ही लिखी जाएगी। हर नज़्म के हर शेर में किसान की ही बात की जाएगी। कहीं पर भी ट्रैक्टर की बात नहीं की जाएगी, कहीं पर हवाई जहाज़ की बात नहीं की जाएगी। आपने किसान लफ्ज़ बोला है तो आप पूरे नज़्म में किसान के बारे में ही बात की जाएगी। एक थॉट होता है, जबकि गज़ल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये गज़ल और नज़्म का सबसे बुनियादी फ़र्क है। गज़ल और नज़्म का सबसे बुनियादी फ़र्क माना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों खुसूसियात गज़ल के बारे में। जो आधी क्लास में उठकर भाग गए वो नुकसान में चले जाएंगे। खुसूसियात गज़ल, गज़ल की कुछ खासियत भी तो है। हर चीज़ की कुछ खासियत होती है, तो बताओ गज़ल की खासियत क्या है? जान लीजिए। गज़ल एक दाखिली सिन्फ है, सुखन है। एक चीज़ होती है दोस्तों, ये दाखिली खारजी का क्या मतलब है मैं बताता हूँ आपको। दाखिली होता है आंतरिक और खारजी होता है बाह्य। आंतरिक और बाह्य। आंतरिक यानी अंदर के, अंदर यानी जज्बात। इंसान के अंदर क्या है? जज्बात है, फीलिंग्स है। हाँ मुझे पता है दिल गुर्दे कलेजी भी है, लेकिन अंदर क्या है? जज्बात है। क्या है? जज्बात है। अंदर की जो चीज़ें हैं वो दाखिलियत से ज़ाहिर होती हैं। बाहर की चीज़ें, भौतिक जो चीज़ें होती हैं, भौतिकतावादी चीज़ें होती है, वो बाहरी चीज़ें कहलाती है, जो खारजी कहते हैं। क्या कहते हैं? खारजी कहते हैं। तो गज़ल जो सिन्फ है दोस्तों, एक दाखिली सिन्फ है। गज़ल एक जज्बात के लिए लिखी जाती है, एक फीलिंग्स के साथ लिखी जाती है। इसमें शायर वही पेश करता है जो उसके दिल पर गुजरी है। शायर के दिल पर गुजरने वाली कैफियत वही होती है जो दूसरे पर भी बीत चुकी होती है।
कई बार होता है ना कि शायर गज़ल पढ़ता है, शायर को गज़ल का मिसरा पढ़ता है, तो कई बार लगता है यार ये तो हम पर भी हो गया था, ये बात तो हम पर भी गुजरी है, ऐसा हालत तो हमने भी देखे हैं। तो शायर भी ऐसी ही फीलिंग्स आपके सामने पेश करता है जो उसके साथ कभी गुजरी है, और वही चीज़ सुनने वाले की ज़िंदगी में कभी ना कभी पेश आती है। एजाज़ व इख्तिसार गज़ल की सबसे अहम खूबी है, यानी कम अल्फाज में ज़्यादा बातें पेश करना इसकी मकबूलियत का राज है। बहुत ही कम लफ्ज़ों में बहुत बड़ी बातें कर देना गज़ल की खूबसूरती है। इख्तिसार कहते हैं संक्षिप्त, इख्तिसार कहते हैं संक्षिप्त कम लफ्ज़ों में, बहुत ही कम लफ्ज़ों में गज़ल में बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी जाती है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सिन्फ भी मानी जाती है। इसके लिए मसूद हुसैन खान का कौल है, ईजाद ही इसका एजाज़ है, इसको बना दिया यही बहुत बड़ी इज़्ज़त की बात है। गज़ल दुनिया में आ गई यही बहुत बड़ी इज़्ज़त की बात है कि ये है। गज़ल में इशारों और किनायों से भी काम लिया जाता है। गज़ल में कई बार ऐसे लफ्ज़ भी होते हैं जो डायरेक्टली नहीं बोले जाते हैं, इशारों और किनायों। किनायों का मतलब इशारे होता है, छुपाने से, कनखियों से देखना, किनायों, इशारों किनायों का भी इस्तेमाल किया जाता है। इशारों में बात कई बार कह दी जाती है और सामने वाले को हैरत में डाल दी जाती है कि बात असल में क्या चल रही है। गज़ल की अहम खूबियों में गुनाइयत, तरन्नुम और नगमगी, मौसर अंदाज, इशारियत और इमाहियत शामिल है। गुनाइयत कहते हैं दोस्तों, गुनाइयत कहते हैं संगीत को, तरन्नुम भी संगीत ही होता है, नगमगी भी संगीत ही होता है। गज़ल की ख़ास चीज़ें क्या है? गुनाइयत है, एक तरन्नुम है, नगमगी है, एक म्यूज़िक के तौर पे, एक लय के तौर पर आप इसे ना सिर्फ गा सकते हैं, ना सिर्फ पढ़ सकते हैं बल्कि गा भी सकते हैं। गज़लों को गाया भी जाता है। गुलाम अली, जगजीत सिंह, पंकज उदास, आपको पता है ये सारे कौन हैं? गज़ल पढ़ने वाले लोग हैं, लिखने वाले नहीं, पढ़ने वाले लोग हैं। और आज भी बहुत सारे पूर्वज हैं, बहुत सारे बूढ़े लोग हैं और मेरी जैसे भी शौकीन हैं जो आज भी गज़लें सुनने का शौक़ रखते हैं। तो गज़ल की खासियत है कि गज़ल को गाया भी जा सकता है। दूसरी नज़म को आप गा नहीं सकते। आप आज़ाद नज़म को गा सकते हैं? बिल्कुल नहीं गा सकते। आप मुहर्रा नज़म को गा सकते हैं? बिल्कुल नहीं गा सकते। गाने के लिए तो गज़ल ही चाहिए। गज़ल की अहम खूबी यह है कि इसका हर शेर एक मुकम्मल इकाई होता है, यानी एक शेर में बात को मुकम्मल कर दिया जाता है, दूसरे शेर से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। लेकिन कभी कभी शायर को अपनी बात मुकम्मल करने के लिए, ये बात मैंने क्यों दोहराई है, ये देखिए सर, ये मत सोचिए सर बार बार बात दोहरा नहीं रहे, बल्कि नई चीज़ क्या उसमें, ये देखिए। बात मुकम्मल करने के लिए दो या दो से ज़्यादा अशार की ज़रूरत होती है, इसलिए ऐसे अशार को क़ताबंद अशार कहते हैं। रेड किया ना, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है गज़ल में, आपको पता है 2-2 लाइन में शायर एक बात कह देता है, एक बात कंप्लीट हो जाती है, यह गज़ल की खासियत है। लेकिन होता क्या है कई बार बोलते बोलते कि 2 लाइन में बात पूरी नहीं हो पाती है, 2 लाइन में बात पूरी नहीं होती, तो 2 की जगह 4 लाइन की ज़रूरत पड़ती है। तो आप ये ना सोचें कि इस 2 लाइन का मतलब अलग है, बाकी 2 का अलग है। जब कभी 4 लाइन वाला एक साथ शेर आ जाता है गज़ल में, तो उसे कहते हैं क़ताबंद शेर। क्या कहलाता है? क़ताबंद शेर। तो ऐसे टाइम में क्या होता है, गज़ल 2-2 मिसरों में लिखी जाती है। जहाँ पर भी ऐसा होता है कि 4 मिसरों में गज़ल बताई जा रही है या गज़ल में कोई थॉट है, तो उन 2 शेर के बीच में काफ लगा दिया जाता है, बड़ा काफ लगा दिया जाता है। इससे पता लगता है क़ताबंद शेर है, यानी ये दोनों शेर आपस में क्या है, जॉइंट है। ये दोनों शेर आपस में जॉइंट है, यानी 2 लाइन नहीं बल्कि 4 लाइन मिलकर एक बात मुकम्मल हो पा रही है। समझ गए आप बात? कभी कभी ऐसा भी होता है कि गज़ल के तमाम अशार एक ही मौजू पर होते हैं और तमाम अशार का आपस में रब्त व ताल्लुक़ होता है। ऐसी गज़ल को गज़ल मुसलसल कहा जाता है। जैसा नज़्म में होता है ना कि एक टॉपिक ले लिया जाता है और बाद में पूरी बात के पीछे बयान की जाती है, गज़ल में भी ऐसा होता है कभी कभी, रेयर चांस में, कि पूरी गज़ल में कोई एक ही थॉट ले लिया जाता है और पूरे थॉट पर ही गज़ल लिख दी जाती है। ऐसी गज़ल को, ऐसी एक ही सोच वाली, एक ही कॉन्सेप्ट वाली और आपस में सब जॉइंट अशार हो, ऐसी गज़ल को गज़ल मुसलसल कहा जाता है। गज़ल मुसलसल कहा जाता है। गज़ल में कम से कम 5 अशार होना ज़रूरी है और ज़्यादा से ज़्यादा 21 अशार होते हैं, लेकिन इसकी कोई कैद नहीं है। कम से कम 5, ज़्यादा से ज़्यादा 21, लेकिन कैद नहीं है। मैं फिर बता चुका हूँ आपको। उर्दू गज़ल के अव्वलीन नुकूश हमें हज़रत अमीर खुसरो के कलाम में मिलते हैं। सबसे पहले गज़ल कहाँ पाई जाती है? अमीर खुसरो के कलाम में पाई जाती है। सेकंड ग्रेड वालों को इसकी टेंशन नहीं है, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, गज़ल का सेकंड पार्ट भी आएगा, जिसमें सारी चीज़ें आपको और ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बयान की जाएगी। गज़ल में एक गुन्नाई सिनफ शायरी है। गज़ल एक गुन्नाई, संगीत वाली, तरन्नुम वाली, म्यूज़िक वाली सिनफ शायरी है। मतला और मख्ता के अलावा बाकी अशार फ़र्द कहलाते हैं। मतला पहला शेर होता है, मख्ता आखिरी शेर होता है, बीच के सारे शेर क्या कहलाते हैं? फ़र्द कहलाते हैं। गज़ल के सबसे अच्छे शेर को बैतुल गज़ल, शाह बैत या शाह गज़ल भी कहते हैं। बैतुल गज़ल, शाह बैत या शाह गज़ल भी कहते हैं। किसको? गज़ल के सबसे अच्छे शेर को, गज़ल के सबसे अच्छे शेर को।
अब वीडियो को एंड करने से पहले, वीडियो को ख़त्म करने से पहले सिनफ़े गज़ल के लिए अक़वाल जमा है कौल की, अक़वाल जमा है कौल की। कौल कहते हैं किसी कही भी बात। अब मैं आप गज़ल के लिए कुछ कह दूँ कोई बड़ी बात नहीं है, आप गज़ल के लिए कुछ कह दो पसंद आ गई, मज़ा आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो थॉटर होते हैं, थिंकर होते हैं, या जो नक़ाद होते हैं, तनकीद निगार होते हैं, बहुत बड़े शायर होते हैं, वो जब गज़ल के लिए कोई बात कह दे इसका मतलब वो बात बहुत ज़्यादा बड़ी है, वो बात बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो हम यहाँ पर कुछ तनकीद निगार का, कुछ मुहक्किकीन के बारे में जिन्होंने गज़ल के बारे में क्या कहा है, उनकी कुछ चंद लाइनें पढ़ेंगे आपके सामने और बताएंगे कि इन लोगों ने क्या कहा है। जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा इसमें। पहली लाइन देखिए, गज़ल हमारी सारी शायरी नहीं है मगर हमारी शायरी का इत्र ज़रूर है। कौन कहता है? आल अहमद सुरूर। कौन कहते हैं? आल अहमद सुरूर, नक़ाद है, तनकीद निगार है। दूसरा कहते हैं गज़ल इबारत, इशारत और अदा का आर्ट है, अदा का आर्ट है। कौन कहते हैं? आल अहमद सुरूर। तीसरी है गज़ल अपने मिजाज के एतबार से ऊंचे मजहब तबका की चीज़ है जिसमें आम इंसान नहीं आते। कौन कहते हैं? सैयद एहतशाम हुसैन सिद्दीकी, बहुत ही बड़े तनकीद निगार हैं। गज़ल वो बांसुरी है जिसे ज़िंदगी की हलचल में हमने कहीं खो दिया था और जिसे गज़ल का शायर कहीं से फिर ढूंढ लाता है और जिसके लय सुनकर, लय तरन्नुम लय सुनकर भगवान की आंखों में भी इंसान के लिए मोहब्बत के आंसू आ जाते हैं। ये बात कौन कहते हैं? फ़िराक गोरखपुरी, रघुपति सहाय। हमारे इज्तिमाई अलामती निज़ाम की बड़ी अमीन गज़ल चली आती है। कौन कहते हैं? इंतज़ार हुसैन। अब दो मैंने रेड किए हैं, मतलब ये बहुत, आपको ये तो याद रखनी ही है, लेकिन ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उर्दू गज़ल का दूसरा नाम मीर तकी मीर है। उर्दू गज़ल का दूसरा नाम कौन है? मीर तकी मीर है। इतना दर्द उनकी शायरियों में आप पढ़ेंगे कभी। कौन कहते हैं? बकौल डॉक्टर फजलुल इमाम ये बात कहते हैं। गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये मैं आपको लाइन सबसे पहले बता चुका था। रशीद अहमद सिद्दीकी ये बात कहते हैं। गज़ल इंतहाओं का सिलसिला है, रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है। गज़ल नीम वहशी सिन्फ है, नीम कहते हैं आधी वहशी सिन्फ है, कलीमुद्दीन अहमद, ये भी तनकीद निगार नक़ाद है। मैं फ़िराक को उर्दू गज़ल का एक अहम सुतून मानता हूँ, सुतून कहते हैं पिलर। कौन कहते हैं? कलीमुद्दीन अहमद कहते हैं। गज़ल मुख्तलिफ फूलों की माला है। कौन कहते हैं? फ़िराक गोरखपुरी। गज़ल नकाबपोशी आर्ट और चावल पर कुल हुवल्लाह लिखने का आर्ट है। कौन कहते हैं? प्रोफेसर आल अहमद सुरूर कहते हैं बात। और लास्ट का पेज है आपका, गज़ल बड़ी काफिर सिन्फ है, और ये सवाल पहले बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है। गज़ल को काफिर सिन्फ किसने कहा है? प्रोफेसर आल अहमद सुरूर ने कहा है। गज़ल बेवक्त की रागनी है। कौन कहते हैं? अल्ताफ़ हुसैन हाली। गज़ल की गर्दन पे बेतकल्लुफ़ गर्दन उड़ा देनी चाहिए, अज़मतुल्लाह खान क्या कहते हैं? गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ उड़ा देनी चाहिए। और आखिर में कहते हैं गज़ल की ज़बान सिर्फ महबूब से बातें करने की ज़बान नहीं, अपनी बात और अपने कारोबारी शौक़ की बात की ज़बान है, और ये कारोबारी शौक़ बड़ी वुसअत रखता है, और ये कहते हैं आल अहमद सुरूर। तो आपने नोटिस क्या किया है? सबसे ज़्यादा कौल किसके हैं? आल अहमद सुरूर के हैं। इसका मतलब आल अहमद सुरूर ने गज़ल को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से जाना है, समझा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट है। अगर थर्ड ग्रेड में आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इतना बहुत है, आप इससे ज़्यादा सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन अगर आप सेकंड ग्रेड क्रैक कर रहे हैं तो आपको इसका नेक्स्ट पार्ट भी देखना होगा, जिसमें हम गज़ल के आगाज़ और इर्तिका के बारे में और बताएंगे। सेकंड पार्ट बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएगा। और ये क्लास अब 4 बजे आई है, और उम्मीद करता हूँ ये PDF मैं आपको सुबह ही दे चुका था, ठीक है, सुबह ग्रुप में आ चुकी थी। तो जो PDF वाले ग्रुप थे उनको तो सब गज़ल पहले मिल गई थी, वो पहले सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। आज शाम को यही क्लास उनको मिल गई है। इस तरह आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं, चाहे तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और भी कोर्स से रिलेटेड, PDF से रिलेटेड कोई भी आपको शक शुबा हो, कोई प्रॉब्लम हो, जो चीज़ आपके समझ में आई हो ना आई हो, इस वीडियो को लेकर क्या बातें आप कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स सिर्फ आपके लिए ही खोल रखा है, कमेंट बॉक्स मेरे लिए नहीं है, सिर्फ आपके लिए है कि आप अपनी क्यूरीज, अपने सवालात उसमें कर सकें। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपको नेक्स्ट क्लास में शानदार टॉपिक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज़।